नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह देवरा इंटर कॉलेज कोरावली मैनपुरी। कक्षा 11 में जो हमारा चैप्टर चल रहा था न्यूटन के गतिविषयक नियम, उसमें हमने जो अभी तक पढ़ाया न्यूटन के नियम बताए, जड़ कितने प्रकार के होते हैं ये बताया, और हमने जो मुख्य बताया था कि अगर दो पिंड या दो से अधिक पिंड अगर किसी दूरी से बंधे हुए हैं और वो नत समतल पर या सीधे समतल पर गति कर रहे हैं तो उसमें उत्पन्न तनाव, दूरियों में उत्पन्न तनाव कितना होगा, और उसमें ये हमने बताया था कि उसमें त्वरण कितना होगा। उसके लिए हमने सूत्र बताया था। कुछ इसकी हम विशेष स्थितियां और अभी और बताएंगे। उसके साथ साथ हम आपको और ये बताएंगे कि अगर दो या दो से अधिक पिंड संपर्क में रखे हुए हैं तो उनमें त्वरण कितना होगा, और ये भी हमें बताना होगा कि वे पिंड एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे। साथ ही साथ हम चर्चा आवेग के बारे में भी करेंगे कि आवेग क्या होता है। तो मुख्यतः ये जो चैप्टर है वो न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको कृपया आप समझिए। और एक विशेष स्थिति ले रहे हैं। देखिए, दो पिंड हैं वो इस तरह से जुड़े हुए हैं तो क्या होगा। इस टाइप की घिरनी है, ये चिकना है, ये चिकना तल है और इस तरह से बंधे हो M1 और यहां पर M2 और ये इस तरह से ये पिंड नीचे की तरफ जा रहा है, तो निश्चित है M2 हमारा बड़ा होगा। ये पिंड ऊपर की तरफ जा रहा इस तरह से। यहाँ पे M1G, यहाँ पे M2G, M2G, इस तरह से ये। तो इसमें तनाव जो पैदा होगा, इसमें तनाव इस तरह से होगा, इस त्वरण दोनों को बराबर होगा इस तरह से। इसमें तनाव इधर की तरफ T, इसमें भी तनाव T, इस T, ये T। तो देखिए, पहले पिंड के लिए, इस पिंड के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए T बड़ा होगा इस वाले पिंड के लिए, तो समीकरण ये होगा T माइनस M1G इक्वल टू M1A। इसी तरह से इसके लिए क्या होगा, T M2G माइनस T इक्वल टू M2A। सीधा सा हम जोड़ देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। M2 माइनस M1 इंटू G इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, और A जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये सूत्र निकल के आएगा। इसी तरह से अगर हम इसमें मान रख देंगे तो तनाव जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा T इक्वल टू, इसमें रख दीजिए M1 प्लस M2 इंटू M1G, ऐसे लिखिए M1G प्लस M1A। इसमें से M1 कॉमन, G प्लस A, G प्लस A। और देखिए ये M1G प्लस ये हो जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। तो देखिए, जब हम एलसीएम G को बाहर निकाल लेंगे M1G, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे M1 प्लस M2, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1। ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 M1 M2 G अपॉन
m1 प्लस वही सूत्र निकले जो तनी हुई डोरी के साथ थे, इस तरह से। और देखिए एक केस और ले लीजिए, अगर इस तरह की स्थिति है तब क्या होगा। ये केस था स्पेशल, इस तरह की स्थिति है तब क्या होगा, इस तरह की, ये अल्फा 1, ये अल्फा 2 और यहाँ घिरनी लगी हुई है, और यहाँ से ये पिंड एक इधर, इसके तल हैं वो चिकने हैं इस तरह, ये m1 और ये m2, ये पिंड इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, इसका त्वरण a, इसका त्वरण और ये इस तरह से। इसमें जो तनाव पैदा होगा वो T, इसमें जो तनाव पैदा होगा वो T, ये T, ये T। तो हमें डोरी में तनाव ज्ञात करना है और इसमें त्वरण निकालना है। तो क्या सूत्र होगा, ये चीज देखिए। देखिए जैसे हमने पीछे एक केस लिया था नत समतल वाला, लगभग उसी तरह का उपयोग करते हुए हम देखेंगे इसमें। पहले पिंड के बारे में पहले चर्चा करेंगे, इस पिंड के बारे में, इस पिंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें m1 g इधर की तरफ होगा, m1 g cos अल्फा 1 इसकी तरफ होगा, और इसमें जो त्वरण होगा वो प्रतिक्रिया बल होगा r1। इसका गति से कोई लेना देना नहीं है, r1 इक्वल टू m1 g cos अल्फा, क्योंकि गति के लंबवत है। इसका दूसरा एक घटक होगा इधर की तरफ, m1 g साइन अल्फा। देखिए गति इधर की तरफ हो रही है तो t बड़ा है, तो t माइनस m1 g साइन अल्फा 1 इक्वल टू m1 a, पहला समीकरण हो गया। ये तो हमने निकाले पहले पिंड से। अब देखिए दूसरे पिंड पे, इसमें गति इधर की तरफ हो रही है, इधर की तरफ जो बल लगेगा, इसको अल्फा 2 को इधर लिख लो, इसमें जो बल लगेगा m2g नीचे की तरफ, ये m2g cos अल्फा 2 और ये प्रतिक्रिया बल हो जाएगा r2। तो r2 किसके बराबर होगा, r2 होगा m2g cos अल्फा 2, ये अल्फा 1, और इसका गति से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो होगा वो होगा m, इसमें इधर की तरफ घटक होगा m2g साइन अल्फा 2, और गति भी इधर ही की तरफ हो रही है। तो देखिए m2g बड़ा होगा m2g साइन अल्फा माइनस t इक्वल टू m2a, ये समीकरण होगा। इन समीकरणों को हल कर लेंगे तो हमारा तनाव होगा, क्योंकि हमें अल्फा 1 अल्फा 2 पता होगा, m पता होगा, तो हम तनाव निकाल लेंगे और a ज्ञात कर लेंगे। मुख्य उद्देश्य होता है a का मान कितना होगा और t का मान कितना होगा, क्योंकि ये आंकिक मान दिए होंगे, इनके आंकिक मान पता होंगे। ये हमें दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, क्योंकि दो अज्ञात राशियाँ हैं और दोनों अज्ञात राशियों को हल करके हम इनके मान रखेंगे। अब अगली जो चीज़ आती है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर संपर्क में रखे हुए पिंडों की गति क्या होगी। चिकने तल पर अगर दो पिंड संपर्क में रखे हैं तो उसमें त्वरण कितना होगा। देखिए संपर्क में रखे पिंडों की गति,
देखिए सिंपल सा केस ले रहे हैं, ये एक चिकना समतल है, इसके ऊपर एक पिंड ये रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m1 और एक ये रखा हुआ m2 और इसको बल से दबाया जा रहा है। जब इसको दबाएंगे तो देखेंगे कि दोनों का त्वरण समान होगा, त्वरण दोनों पिंडों का समान होगा। अब ये देखेंगे कि ये इस पर कितना बल लगा रहा है। मान लीजिए ये इस पर बल, ये वाला पिंड है वो इस पर बल लगा रहा है F, तो ये भी पिंड इस पर बल लगाएगा F। तो अगर अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो अगर हम इसका बड़ी वाली बॉडी का डायग्राम बनाएं तो इस तरह से कुछ आएगा। इसमें F इधर की तरफ लग रहा है और ये त्वरण इस पे इधर हो रहा है और ये M और इस पर एक बल इधर की तरफ लग रहा है, स्मॉल है। तो हम इसमें के बारे में लिखेंगे F माइनस F इक्वल टू M1A। ये हमारा पहला सर्किल हो गया। इसी तरह से हमने इसके बारे में देखें, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा छोटे पिंड के बारे में। इस तरह से ये होगा, ये इस पर बल लग रहा है F और इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है A, द्रव्यमान है M2, तो ये होगा F बराबर M2A। जब हम इनको जोड़ दें तो F कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा F इक्वल टू M1 प्लस M2A और A बराबर, निष्कर्ष निकल के आएगा A बराबर F अपॉन M1 प्लस M2। अगर यहाँ पर 3 द्रव्यमान होते तो अभी हम बताएंगे आपको डायरेक्ट F इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाता। और F1 कितना होगा, F1 होगा F बराबर होगा M2A बराबर M इंटू F अपॉन M1 प्लस M2, ये सूत्र होगा। अब ये तो हमने लिया 2 पिंडों के लिए, अगर 3 पिंड होते तो क्या सूत्र होता, ये देखिए। ये देखिए ये तो 2 पिंडों के लिए था। अब देखिए 3 पिंड होते तो क्या सूत्र होता, इस तरह की स्थिति बनती। एक पिंड ये होता M1, एक पिंड ये होता M2 और एक पिंड ये होता M3 और इसको पीछे से धकेला जा रहा, पीछे से। सबका त्वरण समान होगा। तो देखिए यहां से इसका जो त्वरण होगा वो होगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये कैसे होगा, इसके लिए हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इस पर बल लगाएगा F1, तो ये इस पर बल लगाएगा F1, ये इस पर बल लगाएगा F2, तो ये इस पर बल लगाएगा F2। ये कैसे आया, ये कैसे आया, पहले पिंड के बारे में हम लिखेंगे तो F माइनस F1 इक्वल टू M1A, ये पहला समीकरण होगा। इसके बारे में F माइनस F1 इक्वल टू M1A, इस पर क्या होगा, परिणामी इधर है तो F2 बड़ा होगा, F1 बड़ा होगा, F1 माइनस F2 इक्वल टू M2A, ये दूसरा समीकरण आ गया। इसके बारे में F2 इक्वल टू M3A, तीसरा समीकरण। अगर हम इनको जोड़ें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और F बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, और A के बाद ये हमारा रिजल्ट निकल आएगा। अब बात आती है F2 सबसे पहले हम निकालेंगे तो F2 इक्वल टू होगा M3 इंटू A, तो M3 इंटू A होगा F अपॉन F1 प्लस M2
प्लस M3, इस तरह से। अब हमें निकालना है F1, तो यहाँ से निकाल लो F बराबर F1 माइनस F1 इंटू M1A। तो F1 बराबर हो जाएगा, F1 बराबर F माइनस M1A। तो F माइनस M1 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इसमें से F कॉमन, तो यहाँ बचेगा A M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, और सरल करेंगे तो ये आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3, M2 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू F। तो इस तरह से हमने 3 पिंड संपर्क में रखे हुए हैं, उनकी गति के बारे में हमने पता लगाया और ये हमने ज्ञात किया। अब बात आती है आवेग और बल का आवेग। देखिए, पूरा कहते हैं बल का आवेग। देखिए, आवेग पूरा बल का आवेग, देखिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई पिंड दूसरे पिंड के बहुत अल्प समय के संपर्क में आता है और उसका संवेग परिवर्तित हो रहा हो, तो वो क्या करता है, जब भी संवेग पर, जैसे कोई क्रिकेट की बॉल आई और बॉल आने के बाद हमारे इस हाथ से संपर्क में हुई, तो ये क्या करेगी, इसका जो आवेग होगा वो उसके संवेग परिवर्तन के बराबर होगा। लेकिन हम जो ये तो हम बाद की बात कहेंगे कि उसका जो आवेग होगा वो संवेग परिवर्तन के बराबर होगा, लेकिन बल का जो आवेग होगा वो आरोपित बल इंटू अल्प समय का जो गुणनफल होगा उसको हम कहेंगे आवेग। देखिए, आवेग बराबर बल का आवेग, यहाँ पूरा हम लिखेंगे बल का आवेग बराबर होगा F इंटू डेल्टा टी। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, क्योंकि जो बल होता है, आरोपित बल होता है, वो कम से कम पहले, सबसे पहले कम होता है और फिर वो बढ़ता जाता है। तो ग्राफ हम जब खींचते हैं F, तो इस टाइप का कुछ आता है, अधिकतम होगा और फिर कम होने लगेगा, इस तरह से। ये dt है और ये t है, ये इस तरह से समय। तो बल का आवेग इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, बल का आवेग इंटीग्रेशन t1 से t2 तक F इंटू dt। जैसे यहाँ पे बल F है और इसको dt, और यही बराबर हो जाता है F एवरेज इंटू डेल्टा टी। अब हम ये सिद्ध करना चाहेंगे कि ये संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। देखिए, माना प्रारंभ में मैं संवेग बराबर P1 डेल्टा टी समय बाद संवेग P2। तो द्वितीय नियम से F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। तो F इंटू डेल्टा टी बराबर डेल्टा P
और ये है हमारा आवेग और ये है संवेग में परिवर्तन। तो इस वजह से इस तथ्य का हम उपयोग कहाँ करते हैं? इस तथ्य का उपयोग करते हैं जो हमारे गतिमान, जैसे हम क्रिकेट की बॉल आ रही हो तो हमारे क्रिकेट की बॉल को हम जो पकड़ते हैं तो वो हमारे हाथ पर कम बल लगाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा टी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें संवेग में परिवर्तन उतना ही किया। अगर हम तुरंत रोके रहेंगे तो वो हमारे ऊपर बल ज़्यादा आरोपित करेगी, तो इस वजह से संवेग में परिवर्तन तो उतना ही होना है क्योंकि हमें क्रिकेट की बॉल को रोकना है। और तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको पीछे खींचते जाते हैं, समय को बढ़ा देते जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो आरोपित बल होता है वो लगभग जो है वो कम से कम होता है। तो इस तरह से ये हमने कुछ चीज़ें आपको बताई जिसमें पिंडों से संबंधित था और ये जो चीज़ थी। अब आता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम रेखीय संवेग का नियम। ये नियम क्या कहता है कि अगर हम किसी पिंड पर, चाहे हमारा वो एक पिंड हो चाहे बहुत सारे पिंड हो, उन पर कोई बाहरी बल न लगाएं, बाहरी बल शून्य हो, तो पिंड का संवेग संरक्षित रहता है। तो देखिए कैसे ये निकल के आया। हमने पढ़ा है कि F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब बाहरी बल हमारा शून्य है, बाहरी बल शून्य है, शून्य है, तो क्या होगा, 0 इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इस वजह से डेल्टा पी 0 हो गया, मतलब संवेग में परिवर्तन 0 हो गया। इसका मतलब है पी हमारा है वो नियत है, नियत। अब अगर गति कर रहे हो पिंड, बहुत सारे पिंड, 2 पिंड हम गति कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। देखिए एक पिंड ये है m1 u1 वेग से गति कर रहा है, दूसरा पिंड ये है m2, इधर ले लेते हैं इसको इस तरह से, इस तरह से एक पिंड इस तरह से है m1 u1 वेग से गति कर रहा है, दूसरा m2 u2 वेग से गति कर रहा है। ये टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद m1 इसका वेग हो गया v1 प्लस m2 इसका वेग हो गया v2। तो देखिए संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार अगर इस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो प्रारंभिक संवेग बराबर बाद का संवेग। कहने का मतलब ये है P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश। तो ये हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 B1 प्लस M2 B2। ये हमारा सूत्र निकल के आता है। ये टक्कर होने से पहले संवेग, ये टक्कर के बाद का संवेग। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब कभी आप लिफ्ट में बैठे हो और लिफ्ट ऊपर जा रही हो या लिफ्ट नीचे जा रही हो, तो हमें जो भार है उसमें परिवर्तन नज़र आता है। जो हमारा आभासी भार होता है या तो वास्तविक भार से कम होता है या वास्तविक भार से अधिक होता है। तो थोड़ा सा लिफ्ट में गति, लिफ्ट में पिंड की गति,
में पिंड की गति। ये देखिए, पहली स्थिति है, ये लिफ्ट है और इसमें ये कोई आदमी बैठा हुआ है, विराम अवस्था में है। या नियत वेग से ऊपर या नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसका ये mg नीचे, ये प्रतिक्रिया बल r, तो r माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू 0, तो ये हो जाएगा r माइनस mg इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0। पहली स्थिति ये होगी। अब दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति ये है, ये ऊपर जा रहे हैं, ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसमें देखिए mg नीचे की तरफ, प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ, प्रतिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, या मंदन से नीचे जा रहे हैं, लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है या ए मंदन से नीचे आ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमें ये देखना है कि एम ए इज इक्वल टू तो इस स्थिति में जो हमारा R होगा वो होगा m g प्लस एम ए और R इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। हमें जो वस्तु है वो ज़्यादा भारी नज़र आएगी। तीसरा केस है, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है ए त्वरण से, तो इसमें प्रतिक्रिया बल जो होगा वो होगा R इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, इस तरह से। और अगर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, इस तरह से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, इस तरह से, तो ये स्थिति हो जाएगी। इसमें R इज इक्वल टू एम
स्वतंत्रतापूर्वक गिरे। ये पहला केस, ये तीसरा, ये चौथा। इसमें A इक्वल टू जी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस जी अर्थात आर इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हमने लिफ्ट में पिंड की गति या लिफ्ट के अंदर पिंड का भार या पिंड की गति कर लो या पिंड का या भार का भार को अध्ययन किया कि उसका आभासी भार कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इस तरह से मैं अगली वीडियो में इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं समझता हूं कि ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।